यानी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम, शो हो रही। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक। अब इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज बाइनरी पैरेलल एडर। अच्छा, बाइनरी पैरेलल एडर बेसिकली ये है कि सपोज हमने जैसे लास्ट टाइम किया था फुल एडर, उसमें दोनों नंबर जो हमने ऐड किए थे तो उनमें कितनी बिट्स थी, याद है आपको? कोई आंसर कर सकता है? हाँ जी, आप में से कोई आंसर करेगा कि लास्ट टाइम जो हमने फुल एडर डिजाइन किया था तो उसमें कितनी बिट्स हमने ऐड की थी? हाँ जी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। बेसिकली हमने जो ए और बी को ऐड किया था तो उन दोनों में 1 1 बिट्स थी। ठीक है, 2 बिट्स को हमने यानी दो नंबर्स को जिनमें से 1 1 बिट्स थी उनको हमने ऐड किया था और आउटपुट पे आपकी एक कैरी बिट थी और एक सम आउटपुट थी। ठीक है, ऐसे ही था। अब सपोज हमने ऐसे एडर डिजाइन करना है जो कि बेसिकली एक नंबर है जिसमें 4 बिट्स है, दूसरा नंबर है उसमें भी 4 बिट्स है। ये भी हो सकता है एक नंबर में 4 बिट्स हो, दूसरे में 3 बिट्स हो, कोई भी यानी वेरी कर सकता है। दोनों की बिट्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक है, सपोज एक 1 से ज्यादा बिट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे हम ये सपोज करें हमने ऐसा एडर डिजाइन करना है कि जिसमें दोनों इनपुट्स में 4 4 बिट्स हो। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको किस तरह से डिजाइन करेंगे? अब देख रहे हैं आप, कर्सर भी शो हो रहा है ना आपको? स्क्रीन पे सब कुछ हो रहा है? हाँ जी, कर्सर शो हो रहा है? यस मैम। यस। अच्छा देखें, एक नंबर है हमारे पास ए जिसमें 4 बिट्स हैं, A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो नंबर है बी, उसमें भी 4 बिट्स हैं, दैट इज सॉरी ये B1 है, दैट इज नॉट B4, B1 B2 B3 एंड B4। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब सपोज ये जो ऊपर वाला C1 C2 C3 और C4 है ये इनपुट कैरी है। सही है, इनपुट कैरी मतलब कि जो इनके साथ ऐड हो रहा है। अब फर्स्ट जो बिट होती है जो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड पे हम ऐड करते हैं वहां पे तो कोई कैरी इनपुट नहीं हो रही होती ना, तो C1 आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि C1 0 ही है। तो सपोज हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर जो ए नंबर है डेट इज 1011। ठीक है, और बी हमारे पास है 0011। सपोज इन दोनों को हमने ऐड करना है तो किस तरह करेंगे? 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 0 और कैरी आउट जो होगा वो 1 होगा। ऐसे ही होगा। इसी तरह से जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 1 + 1 + 1, क्योंकि कैरी आउट अब हमारे पास 1 आ गया तो वो भी साथ ऐड होगा A1 और B1 के साथ। तो 1 + 1 + 1 इट इज इक्वल टू 1 1 1 सम हो गया और 1 अगेन कैरी आउट हो गया। ठीक है, फिर 1 + 0 + 0 दैट इज 1 सम एंड अगेन कैरी आउट इज 0। फिर 0 + 1 + 0 तो हमारे पास सम 1 है और कैरी आउट हमारे पास अगेन 0 है। अब आप ये देखें कि ये जो ऊपर वाली थी ये इनपुट कैरी है और आउटपुट पे हमारे पास अगेन सम भी है और आउटपुट कैरी भी है। जो सम है वो इस तरह से आएगा 1 + 1 पहले लिया आपने, 1 + 1 0 सम हो गया और कैरी आउटपुट क्या है आपका? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैरी आउटपुट ये है और ये इनपुट कैरी। ये इनपुट कैरी जो है बेसिकली ये अगली बिट्स में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन आउटपुट पे हमारे पास कैरी आउट आ रहा है। तो ये हमारे पास सम बिट्स हो गई सारी और ये कैरी आउट जैसे आपकी फुल एडर में होती थी। तो हर बिट के लिए अलग सम की बिट है और कैरी आउटपुट की भी बिट सेपरेट है और यही कैरी आउटपुट बेसिकली नेक्स्ट बिट की कैरी इनपुट बन रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 3 बिट्स को एट अ टाइम ऐड करें, ऐसे ही कर रहे हैं ना? तो जब आपने 3 बिट्स को ऐड करना होता था तो फिर आप फुल एडर यूज करते हैं, ऐसे किया था ना आपने? हाफ एडर यूज करते थे आप 2 बिट्स को ऐड करने के लिए और फुल एडर यूज करते थे 3 बिट्स को ऐड करने के लिए। तो बेसिकली जब आप कैरी आउटपुट अगले की कैरी इनपुट में ऐड कर देंगे, सॉरी उनके साथ, तो फिर हमारे पास 3 इनपुट्स हो जाएंगे और 3 बिट्स को ऐड करने के लिए हमने
फुल एडर यूज करना है। अब आप में से कोई बता सकते हैं कि इनमें से हम इस सारे को सम करने के लिए 4 बिट्स को सम करने के लिए और साथ में कैरी इनपुट को भी हमने ऐड करना है, तो हमें कितने फुल एडर यूज करने हैं? जरा सोचें और बताएं कि हम यहाँ पे कितने फुल एडर्स यूज करेंगे। एक मिनट, मैं आप में से किसी का सेपरेटली नेम लेके पूछ लेती हूँ। हाँ जी, ये हैं जी हाफिज अली। हाफिज अली, आप बताइएगा कि हम यहाँ पे कितने फुल एडर्स यूज करेंगे? n बिट्स जी n बिट्स करेंगे मैम। नहीं, एन बिट्स नहीं मैं कह रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास आपने ये इन सबको ऐड करना है ना, ए और बी को ऐड करना है, ए और बी दोनों में 4 बिट्स हैं और साथ में आपने कैरी इनपुट को भी ऐड करना है, तो टोटल कितने फुल एडर्स यूज होंगे इस एडर को डिजाइन करने के लिए? मैम 4 मेरे ख्याल में। 4 ठीक है। अब ये देखिएगा, आप ये नेक्स्ट डायग्राम देखें, इसमें ये जो 4 फुल एडर्स होंगे ये इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ बिट्स आपकी बढ़ती जाएंगी उतने आपके फुल एडर्स भी पैरेलल जो है वो ऐड होते रहेंगे। तो आप ये देखें कि जो फर्स्ट फुल एडर है वो फर्स्ट बिट के लिए यानी A1 B1 और जो C इनपुट 1 है, ठीक है, इसकी आउटपुट क्या होगी? सम 1 और कैरी 2। कैरी 2 किस तरह से, ये देखिएगा यहाँ पे, ये कैरी आउटपुट 2 क्योंकि आपकी नेक्स्ट बिट के साथ ऐड हो रही है, इसलिए हमने ये नेक्स्ट फुल एडर में इसको दे रहे हैं। अब देखें ना, हमारे पास जो C1 होगा उसकी वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि फर्स्ट बिट के लिए आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए कोई भी कैरी इनपुट नहीं होगी, तो ये 0 होगी। तो A1 B1 की जो भी वैल्यूज होंगी वो एड अप हो जाएंगी और आपके पास एक सम आउटपुट आ जाएगी और साथ में एक कैरी आउटपुट आ जाएगी। अब वो कैरी आउटपुट जो है वो बेसिकली नेक्स्ट बिट की कैरी इनपुट है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट की जो कैरी आउटपुट है वो नेक्स्ट बिट की C2 है, ठीक है ना, यानी कि इनपुट कैरी है, तो यही हम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है फुल एडर उसकी इनपुट्स हो जाएंगी C2, A2 और B2, इसकी आउटपुट हो जाएगी S2 और एक आउटपुट हो जाएगी C3 और जो कि अगली की कैरी इनपुट बन जाएगी। तो ये हमारे पास इनपुट्स होगी अगले फुल एडर के लिए C3, A3, B3 और इसकी आउटपुट है S3 और C4। अब C4 जो है ये नेक्स्ट फुल एडर की इनपुट कैरी है और उसके साथ जो हमारे पास इनपुट्स ऐड हो रही है वो है A4, B4, आउटपुट आपकी S4 और C5। ये लास्ट कैरी आउटपुट है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट कैरी इनपुट है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ आई है सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम। मैम समझ आ रही है लेकिन सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं मैम बार बार। नो मैम। बाकी किसी को तो नहीं इंटरनेट का इश्यू हो रहा ना? नो मैम। अच्छा मैम असल अच्छा, में अब जो ये मुल्तान है ना आज जलसा वो भी है, हड़ताल भी है, तो इस वजह से ना हाँ जी, सिग्नल हाँ जी, बंद किए हुए हैं। हाँ जी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आपकी अगर वो शेयर करनी हुई तो आप वो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो तो अटेंटिव रहे ना, जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये एक ब्लॉक डायग्राम है, सपोज हम ये इसको एज अ फुल एडर कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये एग्जांपल है, इसमें हमने ये करना है कि BCD को कन्वर्ट करना है XS3 में, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। एक आपको एग्जांपल याद होगी, BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर बनाया था। अब हमने BCD टू XS3 जो है कोड कन्वर्टर बनाना है, लेकिन यूजिंग 4 बिट फुल एडर्स। ठीक है, ये MSI सर्किट होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये आपने मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टार्ट में कि जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है कि आपने बहुत सारी गेट्स को एक जगह पे जो है ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको फिक्स कर दिया। अब जो आप लैब में आईसीज यूज करते हैं वो बेसिकली स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आते हैं, क्योंकि उसमें 4 to 6 गेट्स होते हैं एक ही आईसी में। ठीक है, तो वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। उसके बाद आती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में ये होता है कि 10 to 100 गेट्स हो सकते हैं एक ही आईसी पे।
तो ये बेसिकली जो 4 बिट फुल एडर्स है बाइनरी पैरेलल एडर, ये MSI में फॉल करता है। तो आपने क्या करना है कि यही फुल एडर यूज करते हुए आपने BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर डिजाइन करना है, ठीक है। तो XS3 कोड कन्वर्टर हमें डिजाइन करने के लिए क्या करना होता था, BCD में 3 ऐड करना होता था। ऐसे ही था कि BCD में अगर आप 0011 जो कि 3 है उसको ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, XS3 कोड बन जाएगा। अब सपोज हमारे पास ये 4 बिट पैरेलल एडर है जिसमें हमारे पास 4 इनपुट्स होती हैं और 4 आउटपुट्स होंगी और एक C आउट होती है। ऐसे ही होता है ना। अगर आप इसको एक पूरा ब्लॉक कंसीडर करें, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ऑप्शन, अच्छा ये देखें, ये सारा अगर एक ब्लॉक है तो आपके पास इसमें बेसिकली एक C1 इनपुट आएगी, 4 आउटपुट्स आएंगी, S1, S2, S3, S4, 4 इनपुट्स हैं A और B और एक ही आउटपुट है C5। तो यही हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है एक IC की फॉर्म में। सपोज ये एक IC है जिसमें 4 इनपुट्स हैं, 4 आउटपुट्स हैं, एक कैरी आउट है और एक कैरी इन है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने BCD को XS3 में कन्वर्ट करना है तो एक 4 जो इनपुट्स हैं उन पे हम BCD कोड अप्लाई करेंगे और बाकी जो 4 इनपुट्स हैं उन पे हम अप्लाई करेंगे 0011, ठीक है। जब आप लैब में भी इसको कर सकते हैं तो उसमें यही करेंगे कि यहाँ पे आप स्विच से 00 और 11 अप्लाई करेंगे जो कि बेसिकली 3 के इक्वल होता है। सीन को आप 0 रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सीन जो है वो 0 होगी और जो C आउट है वो आपकी एक आउटपुट होगी और बाकी आउटपुट जो 4 आउटपुट्स हैं वो आपकी सम आउटपुट्स हैं और ये यहाँ पे आपके XS3 कोड आएगा, ठीक है। C आउट को बेसिकली यूज नहीं करें क्योंकि आपने XS3 कोड डिजाइन करना, तो वहीं से आपके पास यहाँ इन आउटपुट्स पे XS3 कोड ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आई है कि हमने किस तरह से BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर बनाया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नो मैम। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने एक प्रॉब्लम है इसमें डिस्कस की है, प्रॉब्लम 5.3 आपके चैप्टर की बैक पे है। उसमें ये करना है आपने कि इसमें आपने ना एक इसी फुल एडर से आपने बेसिकली एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों बनाना है। मतलब आपने उसमें एक्सक्लूसिव और गेट्स इस तरह से जो है ना वो इनपुट करना है कि आपका जो ये फुल एडर है ये एडर भी बन जाए और सब्ट्रैक्टर भी बन जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम ये करेंगे कि A1 हम एज इट इज अप्लाई कर देंगे, A1, A2, A3, A4 और जो B है वो उसके साथ हम एक XOR गेट अटैच करेंगे। उसके साथ एक जो इनपुट है वो M होगी, वो M जो है वो सारी XOR पे इक्वली एक ही इनपुट अप्लाई होगी और बाकी होगी B1, B2, B3, B4, ठीक है। अब अगर आप मुझे बताएं कि 2 इनपुट जो XOR गेट होता है उसकी लॉजिक क्या होती है। जब 0 होगा तब भी 0 होती है, जब 1 होती है तब भी आउटपुट 0 होती है। 0 होगा तब आउटपुट आपकी 1 होगी, 10 होगा तब भी आउटपुट 1 होगी। ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है ना। अब बेसिकली उसमें क्या है कि जब आप इनपुट को 0 रखेंगे, ठीक है, सपोज आपके पास एक इनपुट 0 है, एक्स वाई है, उसमें 0 है, 0 एक्स और वाई 2 इनपुट्स हैं लेट्स से, और उसमें जो है ना 0 है, 0 1 है और 1 0 है और 1 1 है। सपोज अगर आप एक इनपुट को अगर 0 रखते हैं तो आउटपुट क्या होती है आपकी। देखिए अगर आप सपोज x को 0 रख रहे हैं, ठीक है, और y आपकी 0 है तो आउटपुट क्या होगी 0, ठीक है, ऐसे ही है। और अगर आप x को है और दूसरी इनपुट आपकी 1 है तो आउटपुट क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब है जब आप एक इनपुट को 0 रखते हैं तो दूसरी जो इनपुट है वो एज इट इज आउटपुट पे अपीयर हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो अगर आप सपोज m को 0 रख देंगे, ठीक है, ये m जो है वो सारे XOR
गेट की एक इनपुट है, तो दूसरी इनपुट जो भी होगी B1 वो एज इट इज XOR के आउटपुट पे आ जाएगी। इस केस में क्या होगा कि फिर A1 B1 हो जाएगा, A2 प्लस B2 हो जाएगा, A3 प्लस B3 और A4 प्लस B4 हो जाएगा, क्योंकि M 0 है और दूसरी इनपुट जो है वो एज इट इज अपीयर हो रही है। तो इस केस में जब M 0 है तो आपका ये क्या करेगा, इस सिंपल ऐड ही करेगा, जैसे आपका बाइनरी पैरेलल एडर है, यानी A प्लस B अपीयर्स एज द रिजल्ट, ठीक है, वो एज इट इज एडर ही एक्ट करेगा। लेकिन जब आप M को 1 कर देते हैं, वही केस जब XOR में आप X को 1 करते हैं, अगर सपोज जब 1 करते हैं और दूसरी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट पे क्या आता है 1, और अगर X 0 है और आउटपुट पे सॉरी दूसरी इनपुट 0 है तो आउटपुट आपकी 0 ही आती है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक इनपुट को XOR के केस में 1 कर देते हैं तो दूसरी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट अपीयर होता है आउटपुट पे, वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी वो फ्लिप हो जाती है। तो अगर M को आप 1 कर दें इस केस में, तो इसका मतलब है B1 का कॉम्प्लीमेंट अपीयर होगा यहाँ पे, और उस कॉम्प्लीमेंट को आप ऐड करेंगे A1। अब आपको याद होगा कि यूजिंग कॉम्प्लीमेंट जब हमने सब्ट्रैक्शन की थी तो हम यही करते थे कि दूसरी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे और फिर उसको ऐड कर देते थे फर्स्ट इनपुट पे, तो आपके पास जो है वो सब्ट्रैक्शन हो जाती थी। यानी फॉर M माइनस N यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ N, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे क्योंकि 0 1 की फॉर्म है तो आप अगर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे B1 का और उसे ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली ऐड कर देंगे A1 में, तो वो सब्ट्रैक्शन होगी। तो इसमें जब आप M को 1 कर देते हैं तो B1 का कॉम्प्लीमेंट, B1 का, B2 का, B3 का और B4 का कॉम्प्लीमेंट अपीयर होगा XOR पे, और इस तरह से आप बेसिकली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा सर्किट है ये एडर स्लैश एज अ सब्ट्रैक्टर एक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट M। M1 है तो ये एज अ सब्ट्रैक्टर एक्ट करेगा, A प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस 1 अपीयर्स एज द रिजल्ट, ठीक है। और क्योंकि C1B जो है वो आपका कैरी इनपुट M के साथ अटैच है, और अगर M 0 है तो ये क्या होगा, एज ए सिंपल एडर एक्ट करेगा। तो ये हमने बेसिकली डिजाइन किया है यूजिंग फुल एडर भी और सब्ट्रैक्टर भी, ठीक है। तो इस पे आप जरा थोड़ा सा ओवर थिंक कीजिएगा कि क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। एक्स और गेट का भी आप जो ट्रूथ टेबल है वो सामने रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कैरी प्रोपेगेशन। अब ये जो हमारा सर्किट है इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपकी क्योंकि C1 जो है, C1 तो खैर 0 है आपकी, जो जब तक C2 अपीयर नहीं होगी तब तक C3 अपीयर नहीं होगी, और जब तक C3 नहीं होगी तब तक C4 नहीं होगी, और जब तक C4 नहीं होगी तो C5 आपके पास कैरी आउटपुट नहीं आएगी। मतलब ये एक प्रोपेगेशन डिले है ड्यू टू C2, C3, C4, ठीक है। जबकि अगर आपकी जो सम है, सम आउटपुट सॉरी जो बाकी इनपुट्स है A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4, क्योंकि ये ऑन हैंड जो है वो अवेलेबल है, मतलब किसी प्रीवियस इनपुट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए जब भी आप इनको अप्लाई करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट आना चाहिए ना। लेकिन क्योंकि C2 अगली की इनपुट से कनेक्टेड है इसकी वजह से डिले आएगा, और C3 अगली की इनपुट से कनेक्टेड है इसकी वजह से C4 में डिले आएगा। जब तक ये नहीं अपीयर होगी तब तक S3 और C4 आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह से जब तक C4 नहीं अपीयर होगा तब तक S4 और C5 नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। अब इस कैरी ये प्रोपेगेशन की वजह से जो डिले आया है इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक और सर्किट डिजाइन करना है जिसको हम कहते हैं कैरी लुक अहेड एडर। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको सर्किट को देखते हैं कि एक फुल एडर का ये सर्किट आप देख सकते हैं। दिस इज अ सर्किट ऑफ वन फुल एडर। इसमें आपको पता है कि जो सम आउटपुट है दैट इज XOR ऑफ दीज A B एंड C, ठीक है। और कैरी का भी आपको पता है कि 2 एंड गेट्स हैं इसमें और एक और गेट है। अब इसमें हमने एक XOR की आउटपुट को कह दिया है PI, और एक एंड की फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट को कह दिया GI। ये बेसिकली क्या है, एक हाफ एडर, ठीक है। तो एक आउटपुट जो सम वाली है उसको हमने कह दिया है कैरी प्रोपेगेशन, और एक को हमने कह दिया कैरी जनरेशन। तो कैरी प्रोपेगेशन जो है वो है P और कैरी जनरेशन जो है वो G, ठीक है। तो अब इस सर्किट को देखते हुए देखें, कैरी जो प्रोपेगेशन है आपका वो किसके इक्वल होगा,
दिस इज सिंपली XOR ऑफ A एंड B। यहाँ से देख सकते हैं आप, P इज बेसिकली XOR ऑफ A एंड B, और जो कैरी जनरेशन है दैट इज एंड ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी जनरेशन इज एंड ऑफ A एंड B। ठीक है, तो सम क्या है बेसिकली, सम इज XOR ऑफ P एंड CI, sum is XOR of P and CI, and carry input 2 is basically, we have carry generation, it is OR of carry generation, and the output of second AND gate which is P and CI। तो आप देख सकते हैं कैरी आउटपुट जो है वो किसके इक्वल है, कैरी जनरेशन प्लस कैरी प्रोपेगेशन इनटू कैरी इनपुट। ठीक है, अब C, ये तो हो गया, सपोज ये C1 है, C1 विल बी इक्वल टू सॉरी C2 क्या होगा हमारा, कैरी आउटपुट 2 क्या होगा, G1 प्लस कैरी प्रोपेगेशन 1 इनटू C1। ठीक है, और C3 क्या होगा, कैरी जनरेशन 2 प्लस P2 इनटू C2। अब C2 की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, विच इज G1 प्लस P1 इनटू C1, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। Similarly, C4 will be equal to G3 plus P3 into C3। अब यहाँ से आप C3 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, G3 plus P3 G plus P3 P2 G1 plus P3 P2 P1 and C1। अब आप ये देख सकते हैं कि अब इन सारे कैरीज के लिए आप अलग अलग जो है वो मतलब कि एक ही सर्किट में सेपरेट एज ए सेपरेट आउटपुट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका सर्किट क्या बनेगा, ये आपका सर्किट हो गया। C2 से स्टार्ट करते हैं। C2 की आपको पता है कि इनपुट आप देख चुके हैं, G1 प्लस P1 C1, तो ये है G1 P1 C1 का एंड होगा। ठीक है, ये C2 को इसी तरह से हमने C3 ड्रॉ किया और C4 भी। अब आप देख सकते हैं कि C3 जो है वो C2 की आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपली इन्हीं इनपुट्स पे जो कि XOR गेट से हमारे पास आई है और एंड गेट से आई है उन पे डिपेंड कर रहा है, P1 G1 पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जो C3 है वो C2 पे डिपेंड नहीं कर रहा और C4 जो है वो C3 पे डिपेंड नहीं कर रहा। सारी कैरी आउटपुट्स भी अब आपके पास ऑन हैंड है, मतलब कि जो कैरी प्रोपेगेशन का डिले था वो अब नहीं होगा। जैसे ही हम P3 और G3 P2 G2 और P1 G1 C1 अप्लाई करेंगे वैसे ही आपके पास आउटपुट अपीयर हो जाएगी। तो इसका ये फायदा है कि आपके पास नंबर ऑफ गेट्स तो इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन आपका जो कैरी प्रोपेगेशन डिले था वो कम हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आई है सबको? यानी सुन रहे हैं सब के नहीं? यस मैम। कि हमने बेसिकली इस कैरी लुकअहेड एडर में जो कैरी प्रोपेगेशन डिले था उसको कम किया बाय यूजिंग दिस कैरी लुकअहेड एडर, कि हमारे पास ऑन हैंड अपीयर हो रही है जो जितनी भी कैरी आउटपुट्स हैं, और जो लास्ट कैरी आउटपुट है वो प्रीवियस कैरी इनपुट्स पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रही। सो द लास्ट वन इज के हमारे पास ये जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम है, मतलब ये इस ब्लॉक के अंदर ये वाला सर्किट है। ओके, और ये इनपुट्स हैं C1 तो डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो G1 है वो एंड गेट से P1 XOR गेट से अपीयर हो रही है, इसी तरह से G2 एंड गेट से और P2 XOR गेट से अपीयर हो रही है। तो ये आपके पास सारी इनपुट्स हो गई, G1 P1 G2 P2 G3 P3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो हमारी आउटपुट होगी वो किस तरह से अपीयर हो रही है कि S1 जो है वो बेसिकली XOR है C1 का और P1 का, S2 है XOR C2 P2 का, और S3 है XOR C3 और P3 का। ठीक है, तो ये हमारी सम आउटपुट्स हो गई। तो ये पूरा सर्किट है कलेक्टिवली कैरी लुकअहेड एडर का, जो कि बेसिकली हम कहते हैं 4-bit एडर विद लुकअहेड कैरी जनरेटर जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका प्रोपेगेशन डिले जो है वो बिल्कुल कम है, और इसका प्रोपेगेशन डिले सिर्फ इन्हीं गेट्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये नहीं है कि आपका जो नेक्स्ट कैरी है वो प्रीवियस कैरी पे डिपेंड कर रहा है उसके प्रोपेगेशन। तो ये यहाँ तक हमारा आज का है लेक्चर। तो अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगी शेयरिंग भी और रिकॉर्डिंग भी। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, बल्कि अगर आपने जो है प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना था वो वाला जिसमें हमने एडर वगैरह डिस्कस किए थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जो आपने करना है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड?